नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। कई घोषणाओं की देंगे सौगात। देवभूमि से करेंगे चुनावी संग्राम। देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। शहर में कई जगहों पर रहेगा रूट डाइवर्ट। स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के परिजनों को सता रहा आशियाना उजड़ने का डर। वन विभाग ने भेजा नोटिस। कांग्रेस ने परिवार को हक दिलाने का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हुई टेलीमेडिसिन सेवा। लोग घर बैठे करवा रहे इलाज। न अस्पताल जाने की टेंशन, न घंटों करना पड़ रहा इंतजार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जोशीमठ आपदा पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पहली धनराशि सौंप दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है कि आपदा पीड़ितों के लिए पहली धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव जग जाहिर है। पीएम मोदी एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी देवभूमि से चुनावी शंखनाद करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। देवभूमि से करेंगे चुनावी शंखनाद। उत्तराखंड से पीएम का है विशेष लगाव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। चुनावी समर में जाने से पहले पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करना नहीं भूलते। यही कारण है कि पीएम मोदी इस बार भी लोकसभा चुनाव का शंखनाद देवभूमि से कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस बार कुमाऊं क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से कई उम्मीदें प्रदेशवासियों को है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले कई सौगात उत्तराखंड को दे सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि पीएम का ये दौरा पर्यटन के लिहाज से मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि आदि कैलाश के दर्शन करने से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ को एक नई पहचान पर्यटन के मानचित्र पर मिलने वाली है। वहीं जागेश्वर धाम में दर्शन करने से जागेश्वर धाम को भी एक नई पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली है। 12 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागेश्वर धाम के वो दर्शन करेंगे। सीमांत क्षेत्र में आईटीबीपी के जवानों के साथ ग्रामीणों से भी मुलाकात करेंगे। कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इसके बाद पिथौरागढ़ में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। मायावती आश्रम पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 12 अक्टूबर को कुमाऊं क्षेत्र में उनका भ्रमण होगा। उसके तहत सबसे पहले वो जागेश्वर धाम में आएंगे। पूजा अर्चना करने के पश्चात जो सीमांत गांव है ज्योलिंग कांग, वहाँ आईटीबीपी की चौकी में वहाँ के आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करेंगे। वहाँ के गांव के निवासियों के साथ में बातचीत करेंगे। उनके कुछ उत्पाद हैं, उन उत्पादों को देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे और वहाँ से वो कैलाश पर्वत का भी दर्शन करेंगे। पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के साथ ही माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देवभूमि से चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत ज़्यादा उम्मीदें उत्तराखंड की जनता की नरेंद्र मोदी जी से नहीं है।
पहले भी वो आए, हम लोगों ने उम्मीद जताई थी कि उत्तराखंड में आएंगे और यहाँ पे कुछ औद्योगिक पैकेज की बात करेंगे, यहाँ पे बेरोजगारों की जो है उनको रोजगार देने की बात करेंगे, यहाँ पे चार धाम की जो हमारे जो रोड वगैरह बननी है, चार धाम के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कोई भी बात नहीं करी। लेकिन एक बार फिर भी हम लोग कुछ उम्मीद करते हैं कि जो अंकिता भंडारी जो मर्डर हुआ, इसमें वीआईपी कौन है, इसका नाम प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक करवाएं, मुख्यमंत्री से बोलिए। विपक्ष पीएम मोदी के दौरे से कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे से पर्यटन क्षेत्र के जरिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने वाली है। वहीं प्रदेशवासियों को पीएम मोदी के दौरे से कई उम्मीदें हैं। बहरहाल देखना होगा कि पीएम मोदी का देवभूमि दौरा प्रदेशवासियों के साथ साथ बीजेपी के लिए आखिर कितना खास रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि आगामी 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, तो वहीं पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके इस दौरे से उत्तराखंड के टूरिज्म को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे यहां की आर्थिकी भी मजबूत होगी। 4 दिन के भ्रमण में मैंने पाया अभी तक के पूर्व रैलियों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, भारी संख्या में लोग वहां पर आने वाले हैं और वहां पर वो आईटीबीपी के जवान जो हमारे सीमांत क्षेत्र में रहकर रक्षा करते हैं उनसे भी मिलेंगे और यहाँ के अंतिम गांव गुंजी के लोगों से मिलेंगे। वो परंपरागत वेशभूषा में उनका स्वागत करेंगे और उनके आने से निश्चित ही यहाँ के टूरिज्म को एक बूम मिलने वाला है। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर ड्यूटी में लगी फोर्स को अलर्ट किया गया है। पुलिस लाइन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन की मौजूदगी में ब्रीफिंग हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के आने के रूट की सुरक्षा के साथ ही आयोजन स्थल पर सुरक्षा को लेकर समीक्षा हुई। कर्मचारियों को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। वहीं ड्यूटी के दौरान फोन में बिजी न रहने की हिदायत भी दी गई है। वीआईपी रूट प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम से पहले ही पूरे रूट का निरीक्षण कर लें। इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 6, 7, 8 प्रस्तावित है यहाँ पर और जिसकी तैयारियाँ चल रही है और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है, साथ ही जनरल प्रोग्राम भी है। इसको लेते हुए शहर भर के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है कर्मचारी को और इसी के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। इसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी फोर्स को ब्रीफ किया गया है और उसकी अब रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई और फोर्स को ब्रीफ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें। पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार वालों का जमीन विवाद फिर चर्चाओं में आ गया है। एक तरफ जहां वन विभाग ने परिवार को नोटिस भेजा है, तो वहीं अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार वालों को सता रहा आशियाना उजड़ने का डर। वन विभाग ने परिवार को भेजा नोटिस। कांग्रेस ने परिवार को दिया आश्वासन। क्या सीएम योगी लेंगे एक्शन? तस्वीरों में नजर आ रहे लोग पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र गढ़वाली के परिवार के सदस्य हैं। ये आज परेशान हैं, दर-दर भटक रहे हैं, क्योंकि इन्हें आशियाना उजड़ने का डर सता रहा है। जिस जगह पर ये सालों से रह रहे हैं, उसे खाली करने का वन विभाग ने नोटिस थमा दिया है। ऐसे में वीरचंद्र गढ़वाली का परिवार चिंता में डूबा है। इसी बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया और परिवार से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने परिवार से मुलाकात कर मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है। हमारी योगी आदित्यनाथ जी से मांग है, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मांग है
कि वीरचंद सिंह गढ़वाली जी केवल गढ़वाल के, उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जवाहरलाल नेहरू जी के बराबर वो जेल में रहे 14 साल और आज उनका परिवार दर दर भटक रहा है। सरकार को चाहिए संज्ञान ले, तत्काल वो जमीन उनके नाम भूमिधरी का अधिकार उनको देना चाहिए। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने 60 बीघा जमीन 90 साल के लिए बिजनौर जिले के हल्दूखाता में लीज पर दी थी, लेकिन अब तक उस जमीन का रिन्यूअल नहीं हो पाया है। बिजनौर के वन विभाग ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि लीज की फीस जमा नहीं की गई है, जिसको अतिक्रमण मानकर जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में आया और इसका निस्तारण जल्द कर दिया जाएगा। देखिए, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी हमारे लिए आदर्श हैं। एक वीर योद्धा थे। उन्होंने उत्तराखंड की धरती का गौरव बढ़ाया है और तत्कालीन समय में सरकार ने उन्हें जमीन लीज पर दी थी 90 साल के लिए और उस लीज की अवधि समाप्त हो गई है। उसके कागज पत्र में मुझे लगता है कि जो उसके पत्रावली है उसको तैयार करने में कहीं पर कठिनाई हुई होगी। अब सरकार के संज्ञान में मामला है तो निश्चित रूप से इसका निस्तारण कर लिया जाएगा। बीजेपी भले ही अब इस मामले को संज्ञान में आने की बात कह रही हो, लेकिन 2018 में भी ये मामला सामने आया था और उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर मामले में परिवार को राहत देने का आग्रह किया था, लेकिन उसके बाद फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर से मामला सामने आया है, जिसे कांग्रेस ने उठाने का काम किया। दिलचस्प बात यह है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस मुद्दे को पक्ष या विपक्ष उनके सामने उठाने का काम करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर ही लोगों की शिकायतें और परेशानियां सामने आती रही हैं, लेकिन जब से उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन की सेवा शुरू हुई है, तब से पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए घर बैठे इलाज करवाना आसान हो गया है और अब तक लाखों मरीज टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए अपना इलाज करवा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। टेलीमेडिसिन सेवा उत्तराखंड के लिए वरदान। लोग घर बैठे करवा रहे इलाज, न अस्पताल जाने की टेंशन, न घंटों करना पड़ रहा इंतजार। अच्छा, अभी सीने में भारीपन वगैरह कुछ लगता है? हाँ, सही। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आज भी लोग महसूस कर रहे हैं। कहीं अस्पताल नहीं तो कहीं डॉक्टरों की कमी से लोग जूझते नजर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में उत्तराखंड के लोगों के लिए और खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए टेलीमेडिसिन की सेवा वरदान साबित हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव को देखते हुए टेलीमेडिसिन सेवा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खुशियां लेकर आई है। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते या मरीज को अस्पताल पहुंचने में घंटों लग जाते हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज किया जा रहा है। आज इस सेवा का उत्तराखंड के मरीज ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के मरीज भी लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि 29 अप्रैल 2020 में पूरे देश के साथ साथ NHM द्वारा नेशनल मेडिसिन सर्विस उत्तराखंड में भी शुरू की गई। इस सेवा का उद्देश्य था कि घर बैठे मरीज स्वास्थ्य लाभ ले सके। उत्तराखंड में सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए और प्रदेश के सभी वेलनेस सेंटर को इस सेवा से जोड़ा गया। बता दें कि टेलीमेडिसिन के जरिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मरीजों का इलाज किया जाता है। बता दें कि एम्स ऋषिकेश के साथ साथ प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को इससे जोड़ा गया है। मैंने जैसे कहा, आप एक वरदान के तौर पे ये मरीजों के लिए काम करेगी। आप सोचिए, एक ऐसी केस था, कुछ एक महिला थी जिनको अचानक से कुछ हुआ और वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आई और जो CHO थी वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है, तो उन्होंने टेलीमेडिसिन का सहारा लिया। उन्होंने टेलीमेडिसिन में कॉल किया, यहाँ के डॉक्टर्स ने उनको देखा और आप मानेंगे नहीं, उनको मार्डियल MI का अटैक पड़ा था जो डायग्नोस नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही यहाँ के डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया, उनको बताया कि MI अटैक पड़ा है, इनको जल्दी से हायर सेंटर रेफ़र कीजिए, और उस व्यक्ति की जान बच पाई। तो एक स्टोरी है जो मैं कहीं भी होता हूँ तो मैं ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि इससे एक आदमी की जान बच पाई है। और यही हमारी मुहिम है कि हर घर तक स्वास्थ्य जो सुविधा
स्वास्थ्य का जो लाभ है वो लोगों तक जा पाए। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर विकास भट्ट, जो पिछले 3 सालों से उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सर्विस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक मरीजों का इस सेवा के जरिए इलाज किया है। इस सेवा का लाभ केवल उत्तराखंड के 13 जिलों के मरीज ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रदेश के मरीज भी ले रहे हैं। देखिए, इस क्षेत्र में पिछले 3 सालों से हूँ और मोर देन 1,51,000 मैं पेशेंट देख चुका हूँ। बात ये है, इस समय आप क्षेत्र की बात बोल रहे हैं तो उत्तराखंड के तो 13 राज्यों से आ ही रही है। पर डे भी हम 2500 से 3000 कॉल करते ही करते हैं। ठीक है, अब अदर स्टेट्स में भी यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से भी हमारे पास कॉल होती हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, बाकी फ्यूचर की अगर आप पूछें तो फ्यूचर देखो ये बहुत सही है। जिस हिसाब से हमारा देश है, इतनी आबादी पे हर जगह डॉक्टर अवेलेबल अभी है नहीं। हाँ, इन फ्यूचर अवेलेबल होंगे, कोशिश कर रही है सरकार, पर ये टेलीमेडिसिन एक नया कंसेप्ट आ गया है। अक्सर ही लोगों को अस्पतालों में इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, या फिर कहीं डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। ऐसे में उत्तराखंड के भीतर टेलीमेडिसिन सेवा वरदान साबित हो रही है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा से फायदा हो रहा है, क्योंकि ना तो उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ता है और ना ही घंटों इंतजार। आसानी से घर बैठे मरीज वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से जुड़कर अपना इलाज करवाते हैं, और ऐसे में पहाड़ी राज्यों में रह रहे लोगों को टेलीमेडिसिन सेवा फायदा पहुंचा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 2 दिवसीय 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि राजधानी देहरादून में पुलिसिंग इन अमृतकाल थीम से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था, नारकोटिक्स, पुलिस और सीएपीएफ के बीच समन्वय, एनसीआरबी, आंतरिक सुरक्षा और सोशल मीडिया की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री शाह द्वारा 3 प्रकाशनों का डिजिटल विमोचन किया जाएगा। और ओवरऑल 9 सेशन होंगे इसमें, जिसमें एक सेशन विशिष्ट है इस बार, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर जो ग्राम पुलिस सिस्टम और पुलिस शिकायत प्राधिकरण जो बने हैं, इनके ऊपर मंथन किया जाना है। अलग अलग ब्रेकआउट सेशन होंगे और वो फिर वो सब लोग प्रेजेंटेशन करेंगे कि हम लोगों ने क्या मंथन किया। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गढ़वाल दौरे पर जा रहे हैं, और इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि बरसात के बाद से यात्रा इस समय पूरे पीक पर चल रही है। बद्रीनाथ धाम में लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं, और यही स्थिति अन्य धामों की भी है। इसीलिए सभी जनपदों में जाकर समीक्षा की जाएगी, ताकि यात्रा सुचारू रूप से चले और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, आपको पता है कि बरसात के बाद अभी यात्रा काफ़ी इस समय अपने पीक पर चल रही है, और केदारनाथ जी में तो प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार लोग के श्रद्धालु आ रहे हैं। सेम स्थिति बद्रीनाथ जी की और हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धामों की भी है, और इसी यात्रा की जो चल रही है उसको और सुचारू ढंग से चले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी के सिलसिले में आज से मैं अपना गढ़वाल का दौरा प्रारंभ कर रहा हूं। लंसडौन विधानसभा के नैनीटाटा विकास खंड के गुनिया गांव में बाघ ने हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से वहां के स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। 4 घंटे तक लोगों ने सड़क पर जाम लगा करके रखा, और इस दौरान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित राजेंद्र अंतवाल मौके पर पहुंचे और यहां पर पीड़ितों की मांग को जिलाधिकारी और सीएम कार्यालय तक अवगत कराया, जिसके बाद पीड़ित परिवार के एक युवक को संविदा कर्मी के रूप में किसी विभाग में नौकरी देने, मुआवजा और नाबालिग बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने का ठोस आश्वासन दिया गया। पिछले 1 साल से हमारे गांव में किसी प्रतिनिधि ने काम नहीं लाया। यहाँ तक कि क्षेत्रीय विधायक उनसे मांग करे बोल देते हैं, बस उसके बाद पता नहीं बात क्या होती है। प्रधान सरपंच क्षेत्रीय विधायक है हमारे यहाँ के प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हमारे घर पे नहीं आए। विधायक के दूर की तो बात नहीं है। तो मेरे परिवार का आर्थिक रूप से मदद की जाए, या तो पढ़ाई में की जाए ढंग से, या नौकरी दी जाए मुझे। एक बड़ी दुखद घटना है, और जिस महिला का कल बाघ ने
उसकी हत्या की। वो उसके बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि उसके पति पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं और बड़ी घटना हृदय विदारक है। मैंने डीएम से बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो और डीएफओ से कि उनके बच्चे को, एक 19 साल का बच्चा है, उसको फॉरेस्ट में संविदा पर लगाएंगे और उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हॉस्टल में वो करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, पिथौरागढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित, कई घोषणाओं की देंगे सौगात, देवभूमि से करेंगे चुनावी संग्राम। देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, शहर में कई जगहों पर रहेगा रूट डाइवर्ट। स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के परिजनों को सता रहा आशियाना उजड़ने का डर, वन विभाग ने भेजा नोटिस, कांग्रेस ने परिवार को हक दिलाने का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हुई टेलीमेडिसिन सेवा, लोग घर बैठे करवा रहे इलाज, न अस्पताल जाने की टेंशन, न घंटों करना पड़ रहा इंतजार।